आई एम दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स आज के न्यूज़पेपर से जो इम्पॉर्टेंट हैं बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स में, रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8-year लो ऑफ 1.55% एज फूड प्राइजेस ड्रॉप। तो क्या रिटेल इन्फ्लेशन कम हो गया है फूड प्राइजेस के ड्रॉप होने से? ये न्यूज़ है। आपको इसका परसेंटेज वगैरह नहीं याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं, अभी डेटा किसने रिलीज़ किया है? मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और कौन से इंडेक्स के थ्रू? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। की हाइलाइट्स की बात की जाए तो जो फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन है वो ड्रॉप हो गया है 0.82% से। वेजिटेबल में भी स्टीपेस्ट फ्लाइट आया है, कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है, हाउसिंग इन्फ्लेशन कम हुआ है, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुआ है। की फैक्ट्स की बात की जाए तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है राइज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। तो रिटेल लेवल पे जो गुड्स एंड प्राइजेस में चेंज होता है उसको बोलते हैं हम उसको मेजर करते हैं हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। और जो इसका बेस ईयर है वो 2012 है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? एवरेज चेंज इन प्राइजेस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो जो एक फिक्स्ड बास्केट होती है उसके हिसाब से मेजर करता है और वे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की जैसे सर्व करता है जब भी हमको CPI इन्फ्लेशन मेजर करना रहता है, ठीक है। और इसमें रूरल का भी रहता है, अर्बन का भी रहता है और कंबाइंड इंडाइसेस भी रहते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि हाई बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस साल के हिसाब से अपन मेजर कर रहे हैं यदि वो एबनॉर्मल ईयर हुआ तो उसके कारण दिक्कत आती है। तो हाई बेस इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ड्रॉप एज इन्फ्लेशन इन जुलाई 2024 वॉज 7.4%, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज लोकसभा स्पीकर सेट्स इन मोशन प्रोसेस टू रिमूव हाईकोर्ट जज। तो हाईकोर्ट जज को रिमूव करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने मोशन स्टार्ट किया है, मतलब वहाँ पे जो मोशन आया था उसको अप्रूव किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहाँ के हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, यूपी के। आफ्टर एडमिटिंग अ मोशन साइंड बाय 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कितने मेंबर्स? 146 मेंबर्स। उसके बाद क्या होता है? एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनती है, तो वो बनी है, हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोब चार्जेस ऑफ करप्शन। किस चीज़ के चार्जेस लगे थे? करप्शन के। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ बर्न्ड करेंसी नोट्स एट जस्टिस वर्माज रेसिडेंस। अब ये जो पैनल है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। किसके हिसाब से? जजेस इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से। द मोशन वॉज मूव्ड आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट इन हाउस इंक्वायरी इंडिकेटेड जस्टिस वर्मा। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी हुई उसमें जस्टिस वर्मा को जस्टिस वर्मा ऐसा प्रूव हुआ कि उन्होंने करप्शन किया, उसके बाद मोशन आया। द स्पीकर साइटेड कौन कौन से आर्टिकल्स की हेल्प ली? आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग द केस पॉइंट्स टूवर्ड्स करप्शन। तो करप्शन के वो जो करप्शन के लिए जो चार्जेस लगे थे उसके लिए आर्टिकल्स बताएं। अब लीगल प्रोविजंस की बात की जाए तो जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है उसमें है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट जजेस वाया आर्टिकल 217। तो रिमूवल कैसे करना है वो दिया हुआ है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। फिर आर्टिकल 217 की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट जज दिए हुए हैं। आर्टिकल 218 में प्रोविजंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज एप्लीकेबल टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए प्रोविजंस एप्लीकेबल है वही हाई कोर्ट जजेस के लिए हैं। फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की बात की जाए तो ये ले डाउन करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी ऑफ जजेस। किसके लिए? मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी ऑफ जजेस। अब की फैक्ट्स की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज जो है वो एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है उसके लिए इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। द लास्ट रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इन इंडिया ऑकर्ड इन 2011। तो लास्ट बार हाई कोर्ट जज का रिमूवल कब हुआ था? 2011 में। जस्टिस सौमित्र सेन जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बिफोर रिमूवल मोशन इन राज्यसभा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितनी है? ₹4594 करोड़। और ये कहाँ रहेगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। एंड आर अ पार्ट ऑफ 76,000 करोड़ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इनिशिएटिव, जिसमें हम बूस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में। तो अब टोटल सैंक्शन प्रोजेक्ट्स कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। प्रोजेक्ट लोकेशंस आर 2 प्लांट्स इन भुवनेश्वर। तो 2 प्लांट लगेगा भुवनेश्वर में, एक लगेगा पंजाब में और एक लगेगा आंध्र प्रदेश में।
और जो कैपेसिटी है इससे हमारी किसमें स्ट्रेंथन होगी, सिलिकॉन कार्बाइड चिप मैन्युफैक्चरिंग में, जो इंपॉर्टेंट है रेलवेज़ के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और डिफेंस के लिए। अब हम देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है वो लॉन्च हुआ 2021 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और क्या प्रमोट करना है? सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ISM हैज़ अ बजट आउटले ऑफ 76,000 करोड़ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलप डोमेस्टिक कैपेसिटी। क्या क्या डेवलप करना है? डोमेस्टिक कैपेसिटी भी डेवलप करना है। India currently imports over 90% of its semiconductor needs, making domestic production critical for आत्मनिर्भर भारत। जो सेमीकंडक्टर मार्केट है इंडिया में वो प्रोजेक्टेड है कि वो रीच करेगा $80 बिलियन बाई 2028। कितना? $80 बिलियन। US, Taiwan, South Korea and Japan are global semiconductor leaders and India aims to position itself as a competitive player through ISM। तो एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर के जैसे काम करेगा, जैसे पोजीशन करेगा इंडिया अपने आप को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, पिक्सल स्पेस लेड कंसोर्टियम टू मेक इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। तो एक प्राइवेट कंसोर्टियम है जो 4 स्पेस स्टार्टअप्स का, वो लेड किसने किया है? बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस ने। किसने? बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस। उसने जीता है बिड क्या चीज़ के लिए? बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजीनियस प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। क्या चीज़? प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बेस्ड कॉन्स्टलेशन। ठीक है। जो प्रोजेक्ट है अंडर द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये कंसोर्टियम विल सी द कंसोर्टियम इन्वेस्ट 1200 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years टू सेटअप 12 सैटेलाइट। कितना? 12 सैटेलाइट सेटअप करने के लिए। और जो ये कॉन्स्टलेशन है दैट विल बी ओन्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड लॉन्च्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंसोर्टियम विच विल ऑल्सो कमर्शियलाइज द डाटा जनरेटेड। ठीक है। अब की हाईलाइट्स की बात की जाए तो जो कंसोर्टियम मेंबर्स है वो कौन कौन है? पिक्सल स्पेस, पियरसाइट स्पेस, सैटश्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस। ठीक है। सैटेलाइट पेलोड्स क्या क्या है इसमें? पैनक्रोमेटिक है, मल्टी स्पेक्ट्रल है, हाइपर स्पेक्ट्रल है, माइक्रोवेव SAR सेंसर्स है, इसमें सब चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि इन स्पेस क्या है। तो इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, जो एक ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और वो प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेफ एक्टिविटीज़ इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। अब हम बात करें यदि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की, तो ये ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो एक साथ काम करती है मॉनिटर करने के लिए और डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑन अर्थ सर्फेस, एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस फॉर एप्लीकेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट स्टडी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। फिर इंडिया का जो स्पेस मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 44 बिलियन बाई 2033। कितना? $44 बिलियन ग्रो करेगा बाय 2033 विद द प्राइवेट सेक्टर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, हरियाणा मूव्स फॉरवर्ड विथ अरावली सफारी प्रोजेक्ट। तो हरियाणा गवर्नमेंट आगे बढ़ता जा रहा है अपना जिसका जो प्लान है इस्टेब्लिश करने के लिए एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी इन द अरावली रीजन ऑफ गुड़गांव। कहाँ पे? अरावली रीजन ऑफ गुड़गांव में, covering around 10,000 acres. The first phase spanning 2,500 acres is set to begin after the completion of the Forest Department's preliminary design. तो एक अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के बाद होगा। द सफारी विल बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ मिलके होगा डेवलप्स? कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये टूरिज्म बूस्ट करेगा। तो आप लोग देखो ये अरावली रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ स्प्रेड हो रहा है, दिल्ली से लेके पूरा गुजरात तक। फिर की हाईलाइट्स में क्या है कि 2 लाख प्लांट्स प्लांट किए जाएंगे फेज़ 1 में। टोटल 20,000 ट्रीज अंडर मातृ वन कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है इको टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, हेरिटेज प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इकोसिस्टम। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 5 टाइम्स लार्जर रहेगा देन द लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क आउटसाइड अफ्रीका जो शारजा में है। ठीक है। फिर आते हैं हम की फैक्ट्स में कि जो अरावली हिल्स है वो क्या है। तो अरावली हिल्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं और वो स्ट्रेच करता है अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली। और ये एक्ट करता है एज अ क्रूशियल इकोलॉजिकल बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। किसके अगेंस्ट? डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट। अब मातृ वन कैंपेन है वो एक एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव है इंडिया की, वेयर ट्रीज आर प्लांटेड इन मेमोरी ऑफ मदर्स, प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ऑनरिंग मैटरनल बॉन्ड्स। क्या ऑनर करने के लिए? मैटरनल बॉन्ड्स को ऑनर करने के लिए। फिर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इज द नेशनल इनिशिएटिव टू इंक्रीज ग्रीन कवर एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन अरावली लैंडस्केप। तो कहाँ पे कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन? अरावली लैंडस्केप में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोलर एनर्जी बेनिफिट्स टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ अनाउंस्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स विल नाउ बेनिफिट फ्रॉम
solar energy. As part of the initiative, 125 units of electricity per month will be provided free of cost. कितना? 125 units of electricity. अब अपन को इसमें देखना है कि सोलर एनर्जी के बारे में, उसकी फैक्ट्स में, कि सोलर एनर्जी जो अडॉप्शन है वो सपोर्ट करता है इंडिया के जो टारगेट है ना 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, और किस मिशन के अंदर? नेशनल सोलर मिशन के अंदर. रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट एंड सपोर्ट्स इंडियाज़ नेट जीरो 2070 कमिटमेंट. इंडिया के जो नेट जीरो 2070 कमिटमेंट है उसको सपोर्ट करता है. फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में. ये एम्पावर करता है स्टेट्स को टू प्रमोट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज एंड प्रोवाइड सब्सिडीज़. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज बिहार टू गेट 5000 करोड़ CSR फंड. तो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है CSR सेंटर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड जो 5000 करोड़ के अप्रॉक्स है, टू बी यूटिलाइज्ड इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन. तो एक डेडिकेटेड CSR पोर्टल लॉन्च किया गया है सेंट्रलाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन ऑन CSR एक्टिविटीज़, फैसिलिटेट करने के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, और मॉनिटर करना है इम्प्लीमेंटेशन और ट्रैक करना है फंड के यूटिलाइजेशन को. ठीक है. की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है? सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल CSR एक्टिविटीज़ इन बिहार, डिटेल्स है फंड एलोकेशन के और प्रोजेक्ट स्टेटस की रियल टाइम में, फैसिलिटी टू सबमिट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स ऑनलाइन, मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट रिपोर्टिंग टूल्स. ठीक है. इसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, एनवायरनमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है. दैट आर द डिफरेंट सेक्टर्स विच आर कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट. अब हम देखते हैं की फैक्ट्स में कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मैंडेट है कौन से? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो रिक्वायर करता है कि उसमें सर्टेन कंपनीज इंडिया में हैं जिनको अपना एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स जो सोशल, इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए लगाना है. ठीक है. अभी CSR स्पेंडिंग जो इंडिया में है वो पहुंच गई है 26,000 करोड़ के लिए, करोड़ में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के हिसाब से, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर लार्जेस्ट बेनिफिशरीज़ हैं. अब जो CSR पोर्टल है ना वो अलाइन करता है कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस विद बिहार डेवलपमेंटल गोल्स और SDGs जो है ना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अकॉर्डिंगली. फिर आते हैं अपन नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए लास्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. PM आशा के लिए आप सभी को पता होगा इसके बारे में. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग PM आशा टू एंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स. क्या इंश्योर करना है? रिम्यूनरेटिव प्राइजेस इंश्योर करना है फार्मर्स के लिए, और एसेंशियल कमोडिटीज़ अफोर्डेबल बनाना है कंज्यूमर्स के लिए. तो इसमें क्या करेंगे? MSP इंश्योर करेंगे टू फार्मर्स एंड विच प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस सेल, स्टेबलाइजेस कंज्यूमर प्राइजेस. इसके कंपोनेंट्स 3 है, आप सभी को पता होगा. प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसमें क्या है जब नोटिफाइड पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा के प्राइजेस फॉल हो जाते हैं MSP के नीचे, तब ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है इसमें. ठीक है. प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स के साथ कोई इंटरमीडियरीज नहीं रहते. फिर नेक्स्ट है प्राइस डेफिशिएट पेमेंट स्कीम. तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स जहाँ पे प्राइस डिफरेंस होता है MSP और मार्केट प्राइस के बीच में, तो वो डायरेक्टली फार्मर्स को पे केयर कर दिया जाता है. फिर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, तो ये पेरिशेबल और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है. और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है कि बफर स्टॉक मेंटेन करता है पल्सेस का, ओनियंस का जैसे, और रिलीज़ करता है लीन सीजन में. अब इसमें ना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे समृद्धि है जो NAFED मेंटेन करता है, और संयुक्ति है जो NCCF मेंटेन करता है फार्मर के रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोक्योरमेंट शेड्यूलिंग के लिए, और डायरेक्ट MSP पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट में. ठीक है. फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो जो PM आशा है, जिसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, ये एक स्कीम है रिम्यूनरेटिव प्राइजेस इंश्योर करने के लिए फार्मर्स को थ्रू प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जो MSP है तूर दाल का वो 7,000, ये प्राइस याद नहीं करना है इसलिए मैं इसको नहीं बोलूँगी. अब आते हैं हम MIS डायरेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहता है, ये ऑफन यूज्ड फॉर पेरिसेबल प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, ओनियंस, जब स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशंस होते हैं तब. ठीक है. आई होप ये क्लियर है. अब अपन आते हैं, यहाँ प्रीलिम्स का खत्म हुआ, अब अपन आएंगे मेंस के टॉपिक में. तो मेंस में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है हमको. सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है स्मॉल फार्मर्स बिग इम्पैक्ट्स. तो ये अभी आप सभी को पता होगा ना कि USA ने जो टैरिफ्स लगाए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उससे रिलेटेड है. तो इसका क्रक्स क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं जो मैंने साइड में लिखा हुआ है. तो इसमें क्या है, इसमें हमको देखना है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है एग्रीकल्चरल गुड्स में वो क्या है, उसका इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या पड़ेगा, और पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स पे. इश्यूज़ क्या हैं इंडिया के लिए, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन देखेंगे, और इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये देखेंगे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला एडिटोरियल, स्मॉल फार्मर्स बिग इम्पैक्ट्स. तो इसमें क्या है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ओपनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ्स कुड रिस्क इंडिया सोशल स्टेबिलिटी. तो बोल रहा है यदि हम ट्रम्प के जो टैरिफ्स के चक्कर में अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करेंगे तो हमारी सोशल स्टेबिलिटी हैम्पर होगी, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स. तो जैसे एग्रीकल्चर कितना 16% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के GDP में.
अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन एवरेज पीपल है जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फार्मिंग में और 700 मिलियन इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। डिबेट है जो ट्रिगर हुआ ग्लोबल टैरिफ और सब्सिडी स्ट्रक्चर्स के कारण जो EU और US की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में है। अब की हाइलाइट्स में देखते हैं तो जो इंडियन MSP है उसमें क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को बाय इंश्योरिंग प्रोक्योरमेंट एट फिक्स्ड प्राइजेस। किस पे? फिक्स्ड प्राइजेस पे, ट्रांसपेरेंट एंड सेंटर्ड ऑन डेवलपमेंट। वैसे US और EU के सपोर्ट मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसमें है US का है, अलग अलग कंट्रीज़ के क्रॉप्स का रहता है ना वो है, लेकिन हमको इंडिया का देखना है कि हमारे 22 क्रॉप्स के लिए हम MSP देते हैं, ठीक है। फिर US स्पेंड करता है $20 बिलियन एंड EU $50 बिलियन एनुअली ऑन फार्म सब्सिडीज़, मैनी ऑफ विच रिमेन हिडन। अब इसी में इंपॉर्टेंट है एसिमेट्री रिस्क क्या होता है कि यदि हम ओपन करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को विदाउट मैचिंग सब्सिडीज़ वुड क्रिएट अनफेयर कंपटीशन और हमारी रूरल लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी, क्योंकि फिर क्या होगा, बाहर का सामान आएगा वो सस्ते दाम पे बिकेगा। इश्यूज़ क्या रहेगी इंडिया के लिए कि सोशल स्टेबिलिटी हैम्पर होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट, इनकम सिक्योरिटी और कल्चरल फैब्रिक इम्पैक्ट होगा। एसिमेट्रिक वेलफेयर होगा, मतलब क्या होगा कि डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर्स को। पॉलिसी मिसमैच होगा जिसमें स्मॉल फार्मर्स वर्सेस EU और US पे फोकस रहेगा। और ट्रेड ऑफ जैसे फ्री मार्केट ओपनिंग वर्सेस रिटेनिंग प्रोटेक्टिव सब्सिडीज़, उसमें हमको इशू आएगा कि हम क्या करें, डिलेमा आएगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात की जाए तो इकोनॉमिक में रूरल इनकम, फूड सिक्योरिटी और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस पे इम्पैक्ट होगा। पॉलिटिकल में फार्मर अनरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस पर इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। माइग्रेशन बढ़ जाएगा सोशल के हिसाब से बात करें तो, ट्रेडिशनल फार्मिंग और कल्चरल इरोजन का लॉस होगा। और ग्लोबल ट्रेड में WTO नेगोशिएशंस, टैरिफ रिटेलिएशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हमको एक MSP सिस्टम मेंटेन करना है जिसका पीरियोडिक रिव्यू हो, जो इंश्योर करे प्राइस एडिक्वेसी। स्ट्रेंथन करना है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को जो टारगेटेड हो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे। पुश करना है ग्लोबल सब्सिडी ट्रांसपेरेंसी के लिए थ्रू WTO रिफॉर्म्स। नेगोशिएट करना है इक्विटेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट प्रोटेक्ट वल्नरेबल फार्मर सेगमेंट्स। डाइवर्सिफाई करना है रूरल इनकम को थ्रू अलाइड सेक्टर्स। और इन्वेस्ट करना है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में टू अलाइन विद ग्लोबल इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एडिटोरियल, डीबंकिंग द मिथ ऑफ जॉब क्रिएशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या है पता है, इसमें ना जो हम एम्प्लॉय, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसका टारगेट है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट लिंक ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड उसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों लॉन्च किया गया है देखेंगे, इसके फीचर्स क्या है देखेंगे, कंसर्न्स क्या हैं और हम इसके लिए सॉल्यूशन क्या सजेस्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं यार एडिटोरियल को। तो अभी जुलाई 1, 2025 को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो उसका कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया का जो लेबर है मार्केट है ना, वो फेस कर रहा है सीवियर मिसमैच बिटवीन एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमको उसको सही करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा वो देना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा फोकस। तो ओनली 8.25% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन रोल्स मैचिंग देयर क्वालिफिकेशन। 53% ऑफ ग्रेजुएट्स हैं और जो 36% पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो सेमी स्किल्ड और एलिमेंट्री ऑक्यूपेशंस में हैं। और नियरली 42.2% ग्रेजुएट्स अर्न करते हैं 2 से 8 लाख रुपए पर एवरी ईयर। अब हाइलाइट्स की बात की जाए तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें इंसेंटिव्स प्राइमरीली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टारगेट है फॉर्मल सेक्टर्स के लिए और वर्कर्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं फॉर्मल इकोनॉमी में। रिस्क्स हैं वो रीइंफोर्स करती है एग्जिस्टिंग कैपिटल लेबर एसिमेट्री को और ये इनकरेज कर सकता है रीलेबलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब्स को एज न्यू, जिससे कि आपको सब्सिडीज़ मिल सके। अब इसमें इश्यूज़ क्या है कि मिसमैच है, ये एड्रेस नहीं करता है एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट के गैप को जो इसका मेन फोकस होना चाहिए था। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर का एक्सक्लूजन है और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, जैसे फोकस ऑन फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग जॉब रिस्क करता है कि कैसे इनफॉर्मल सेक्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे। वेजेस के बारे में कोई बात नहीं हुई है और नैरो सेक्टोरल कवरेज है, हर सेक्टर कवर नहीं हुआ है, जैसे सर्विसेज और एग्रीकल्चर कवर नहीं हुए और वीक स्किल्स लिंकेज है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन की बात की जाए तो इकोनॉमिक में क्या है कि इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स है। सोशल में देखेंगे तो पॉसिबल डीपनिंग है इनइक्वालिटीज़ की और एक्सक्लूजन है वल्नरेबल वर्कर ग्रुप का। पॉलिटिकल की बात करेंगे तो रूरल और इनफॉर्मल वर्क फोर्स का डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड में आते हैं तो ये ब्रॉडन करता है स्कीम के कवरेज को टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ये इंटीग्रेट करना चाहता है स्किल डेवलपमेंट मिशंस को विथ वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें हम इंसेंटिवाइज करेंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, एग्रो प्रोसेसिंग, रूरल एंटरप्राइज और MSMEs को। लिंक करेंगे सब्सिडीज़ को टू नेट जॉब क्रिएशन रेदर देन रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब्स। स्टैब्लिश करेंगे सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस को और लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। प्रमोट करेंगे सेक्टर न्यूट्रल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को, जिसमें बैलेंस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज को
और फोकस करेंगे क्वालिटी ऑफ जॉब्स में, नॉट जस्ट क्वांटिटी, जिससे कि फेयर वेजेस भी इंश्योर हो सकें। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है आप सभी को। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।